हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। और इस डिस्कशन में हम ऑलमोस्ट सिकल सेल एनीमिया के बारे में सब कुछ कवर करेंगे, जैसा कि डेफिनेशन क्या है इसका, फिर इसकी अकरेंस क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, और इसके सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, और थोड़ा सा मैं इसको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के में इसका क्या कोई रोल है ये भी बताने की कोशिश करूँगी। तो इन दिस वीडियो हम पूरा एक डिटेल डिस्कशन एक छोटे से वीडियो में, छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है बेसिकली सिकल सेल एनीमिया क्या है। एक्चुअली में ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मीन्स क्या है इस बात का मतलब कि जीन कंट्रोल डिसऑर्डर है। इसमें कहीं ना कहीं कोई जीन है जिसके अंदर किसी न किसी तरीके से नॉर्मल से हट के एबनॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक डिजीज़ कॉज हो रही है। और इस डिजीज़ का बेसिकली मतलब क्या है, हर चीज़ का एक अपना मीनिंगफुल वर्ड होता है। इसका मतलब है एनीमिया। एनीमिया मीन्स क्या हो गया आपका, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ठीक है, जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर अगर एचबी का लेवल कम आता है तो हमको बताया जाता है कि यस वी आर एनीमिक। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ब्लड में एचबी की किसी न किसी रीज़न से कमी है, कोई डिफिशियंसी हो रही है। तो ये डिफिशियंसी आपकी कई बार फिजिकली भी, इट मीन्स कि आपके बॉडी में कोई ना कोई एलिमेंट की कमी हो रही है, या कई बार आपकी ये प्रॉब्लम जो होती है वो जेनेटिक हिस्ट्री में होती है कि आपको हमें पता नहीं चलता। लाइक हम इसको समझेंगे कि हमें कैसे पता नहीं चलता कि आप हम में से भी कोई हो सकता है कि सिकल सेल ट्रेट को कैरी कर रहा हो, लेकिन हमें आइडिया नहीं लगता है और हम ये नेक्स्ट जनरेशन में लेके चले जाते हैं। कई बार ये बहुत ज़्यादा लीथल हो जाता है, लेकिन वो स्पेशल कंडीशंस होती हैं। यानी कि जब मैंने बताया कि जेनेटिक हिस्ट्री में ट्रेवल करता है, यानी ट्रेवल कर रहा है, तो ये डेफिनेटली पेरेंट्स से आ रहा होगा। तो कई ऐसा होता है कि पेरेंट्स को तो कुछ नहीं पता चला, उनको तो पूरी लाइफ टाइम में कोई सिम्टम्स अपीयर हुए नहीं, लेकिन बच्चा कई बार सिकल से एनीमिक हो जाता है, और वो लीथल एनीमिक। उसकी स्पेशल कंडीशंस क्या होती हैं वो मैं आपको लेटर इन दिस वीडियो डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि हीमोग्लोबिन की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो सेल होता है, कौन सा सेल होता है, आरबीसी। ठीक, आरबीसी सेल, उसका शेप जो होता है वो सिकल शेप्ड हो जाता है। अब सिकल शेप्ड का मतलब क्या होता है, बेसिकली खेतों में जो क्रॉप को काटने वाले या घास को काटने वाले जो हसिया होते हैं, दुरांती जिसको हम बोलते हैं, कुछ इस तरीके का शेप होता है। ठीक है, इस तरीके का शेप, ये क्रिसेंट मून शेप है, इस तरीके का आपका सिकल सेल हो जाता है। अब ये क्या होता है बेसिकली, ये एक जीन में म्यूटेशन। और जीन में म्यूटेशन मतलब क्या है, देखिए हर एक प्रोटीन को एक्सप्रेस, हमारा जो पूरा का पूरा एक बॉडी का एक्सप्रेशन है, इंटरनल टू एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ऑर्गन फॉर्मेशन एंड एंजाइम, हार्मोन्स, केमिकल सिक्रेशन, ये सब का सब हमारा जेनेटिक कंट्रोल है। मतलब जीन्स डिसाइड करेगा कि हमको क्या बनाना है बॉडी में, क्या नहीं बनाना है। अगर हमारी बॉडी नॉर्मल है तो जीन्स, इट मीन्स कि हमारी बॉडी में जितने एक्टिव जीन्स हैं वो सब का सब प्रॉपर तरीके से पूरे एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जितने भी बॉडी के रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं उन सबको फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर इसी में से कोई जीन म्यूटेट हो गया तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर करते हैं। ठीक है, वो होता है क्रोमोसोम का ही पार्ट, लेकिन जीन रिस्पॉन्सिबल होता है तो हम उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कह देंगे। तो उसमें हमारी बाकी बॉडी जो होगी वो तो नॉर्मल होगी, लेकिन किसी न किसी डिफिशियंसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएगी, और इसको हम एबनॉर्मलिटी के रूप में शो करते हैं। तो ये जो है बेसिकली हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर कई बार हमारा बहुत ज़्यादा लीथल होता है, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। लेकिन कई कंडीशन में, कंडीशन देखिए, मेरा कंडीशन बार बार कहने का मतलब क्या है कि जब इसकी जीन जो होते हैं, देखिए एक जीन के दो एलील होते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी कि किस तरीके से वो एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो कई बार हमें पता नहीं चलता है, और कई बार हमारे लिए बहुत लीथल हो जाती है कि सर्वाइवलशिप हमारी बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होती है। तो पहले हम इसको एक पूरा ऑर्डर में डिस्कस करते हैं क्या है। म्यूटेशन जो होता है, मैंने आपको अभी बताया, म्यूटेशन जो है वो आपका सिकल सेल डिजीज़ के को कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। और देखिए इसकी जो इवोल्यूशनरी, इसकी जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल पैटर्न क्या कहता है, सबसे पहला ये अफ्रीका में देखा गया था सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, और अफ्रीका में कहाँ देखा गया था, एक ब्लैक डेंटल स्टूडेंट था, मेडिकल स्टूडेंट था, जिसकी बॉडी में क्या हो रहे थे, आपको पेन के मतलब बहुत ही एक एपिसोडिक पेन
क्राइसिस हो रही थी, मींस उसको एक छोटे छोटे एपिसोड्स में पेन आ रहे थे, कभी जॉइंट्स पेन, कभी फिंगर पेन्स, कभी हार्ट पेन, कुछ इस तरीके से। तो जब उसका पूरी ब्लड एनालिसिस हुई, पूरा ब्लड डायग्नोसिस हुई, तो पता चला कि उसको सिकल सेल एनीमिया है और वो अपने पेरेंट्स से इसको कैरी कर रहा था, लेकिन पेरेंट्स को कुछ सिम्टम्स नहीं अपीयर हुए। तो इसका सबसे जो हिस्टोरिकल रिलेशन है वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जिसमें देखिए क्या है, सिकल सेल एनीमिया को हम ये जानेंगे, ये कहीं ना कहीं हमारा मलेरिया से बचाने में भी हेल्प कर रहा है। क्या लिखा है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो टू हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट मलेरिया। अब मलेरिया के देखिए क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है, और भी बहुत सारे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो लीथल होता है वो होता है हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। इसके मलेरिया से यूजुअली बचने के चांसेस कम ही होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा लीथल कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और ये हमारा सिकल सेल एनीमिया इसी से बचाने में हेल्प कर रहा है। देखिए कितना बड़ा ट्विस्ट है इस रिलेशन, इस डिजीज़ में। डिस्कस करेंगे हम लेटर में। देखिए अब बेसिकली क्या है, ये हमारी नॉर्मल आरबीसी है, जो कि हम क्या देखते हैं, बाइकॉनकेव, ओवल बाइकॉनकेव शेप है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब ये जब हमारे ब्लड कैपिलरीज में या आर्टरीज में या वेन्स में जब ट्रेवल करती है तो नॉर्मल तरीके से ये हमारी बॉडी ब्लड में फ्लो कर रही है, ठीक। लेकिन जब इसके अंदर म्यूटेशन कॉज हो गया, ठीक, म्यूटेशन कॉज हुआ तो क्या हुआ, इसका शेप बदल के इस तरीके से हो गया। अब ये शेप बदलने का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, अंत तक बने रहें कृपया। तो सिकल सेल साइज इसका शेप हो गया, ठीक। अब जब शेप हो गया तो देखिए कुछ ब्लड तो हमारी बॉडी में आरबीसी जो है वो रेड ओवल इन कलर है, नहीं सॉरी साइज है, लेकिन आपकी मेजॉरिटी जो है वो हमारा क्रिसेंट शेप हो रही है। अब होता क्या है कि एक तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जब ये बहुत मात्रा में फॉर्म होने लगती हैं तो ये सिकलिंग करती हैं। सिकलिंग का मतलब क्या है, एक जिलेटिन जैसा फॉर्मेशन करती हैं, जिसकी वजह से ये स्टिकी हो जाती हैं। जबकि नॉर्मल आरबीसी जो है वो आपका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसा बिहेवियर शो नहीं करता है। तो जब ये स्टिकी हो जाती हैं तो क्या होता है कि जहाँ पे ये आर्टरीज आपकी बाइफरकेट कर रही है, कैपिलरीज आपके अलग अलग टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में जा रही है, वहाँ ये जहाँ भी इनका टर्न आएगा उस जगह पे आके ये क्या करती हैं, एक्यूमुलेट होने लगती हैं। एक्यूमुलेशन होने से क्या होता है, इनका कि ब्लड फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्लड फ्लो ब्लॉक बाय सिकल सेल, ठीक। अब इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है नॉर्मल हेल्दी आरबीसी की वो होती है 120 दिन, यानी 4 महीने, ठीक। लेकिन इन द केस ऑफ सिकल सेल्स जो आरबीसीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो आपका सिर्फ 15 से 20 दिन हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि जहाँ हमारा 120 दिन आरबीसी सर्वाइव कर रहा है, प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, प्रॉपर तरीके से इनका जो हो रहा है वो डिकम्पोजिशन बॉडी में हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं जब एबनॉर्मलिटी हमारी इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आ गई तो इससे हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे भी बहुत एबनॉर्मल इफेक्ट पड़ेगा। अब जब शॉर्टेज ऑफ आरबीसी होगी, यानी कि बॉडी की डिमांड तो बहुत हो रही है आरबीसी बनाने की, लेकिन सिकल सेल म्यूटेशन होने की वजह से इसकी कमी हो जा रही है, सही तरीके से फॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कमी होने की वजह से येलोविशनेस ऑफ बॉडी हो जाती है, ठीक है। इसमें फिर देखिए मैंने एक बात बताई थी शुरू में कि इवोल्यूशन में कैसे हेल्प करता है सिकल सेल एनीमिया, इवोल्यूशन में किस तरीके से हेल्प करता है। एबनॉर्मल HBB, देखिए इसका जो जीन होता है कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे इसका जीन मौजूद होता है। इस जीन का नाम है HBB। अच्छा मैंने ये B बोला है, ठीक है। B का मतलब क्या है, जब हम आरबीसीज को, हीमोग्लोबिन को डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं हीमोग्लोबिन हमारा 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन से मिलके बना होता है। तो अल्फ़ा चेन को बनाने के लिए अल्फ़ा जीन होता है, ठीक है, वो भी क्रोमोसोम पे मौजूद होता है। बीटा चेन को बनाने के लिए हमारा बीटा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो इसलिए हमने इसका नाम डिनोट किया है HBB जीन, ठीक। अब इसके पेयर होते हैं, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो डेफिनेटली इसका जीन पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होगा। तो ये एक क्या हो गया, एक जीन के 2 पेयर फॉर्म हो गए, इन दोनों पेयर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं,
ठीक है, अब मैं आपको ये बता रही थी कि ये जीन जो होता है, यही वाला आपका HBV जीन एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल होता है तो इसका एक इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स शो होता है अगेंस्ट मलेरिया। मलेरिया का जो पैथोजन होता है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, हमने क्या बताया, ये होता है प्लाज्मोडियम, बेसिकली प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और भी जो मलेरिया के कॉजल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लीथल होता है। तो अगर इस सिकल सेल एनीमिया हमारा इवोल्यूशन में भी इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, तो कहना गलत नहीं होगा कि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सरवाइव कराने में। और वो कम्युनिटी हमारी अफ्रीका की कम्युनिटी थी, जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि वहीं पे ये इवोल्यूशन एक में फैमिली हिस्ट्री में ट्रेवल करता हुआ दिखाई दिया, तो उसका एडवांटेज क्या पड़ा कि ये लोग मलेरिया से बच जा रहे थे। फ्लैल्सीपेरम यूजुअली लीथल होता है, तो ये कॉज ऑफ डेथ बनता है, लेकिन वहाँ उस कंडीशन में लोग सर्वाइव कर पा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं अफ्रीकन्स की सर्वाइवरशिप का एक बहुत बड़ा रूट कॉज भी है। इसमें होता क्या है कि ये जो होता है, मलेरिया का पैथोजन हॉल्ट कर लिया जाता है। कहाँ? सिकल सेल्स के द्वारा। ठीक है, सिकल सेल्स इन्हें हॉल्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि हम क्या जानते हैं कि इसका जो ये आपका शेप होता है वो क्रिसेंट होता है। ठीक, क्रिसेंट होने की वजह से इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, नॉर्मल के मुकाबले 50% हाफ हो जाती है। ठीक, इसका मतलब कि 100% अगर आपका नॉर्मल HB जो होता है वो आपका एक बार में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अगर कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है, तो सिकल सेल ओनली 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कराएगा। तो 50% इसकी कैपेसिटी रह गई। अब इस 50% कैपेसिटी होने की वजह से ये सेल जो होते हैं, ये हमारी बॉडी को मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्ट करा देते हैं। उसका रीज़न क्या है? देखिए, कॉज भी मैंने लिखा हुआ है। रीज़न क्या है? सिकल RBC जो हैं वो आपके पैरासाइट्स की ग्रोथ को हॉस्टाइल एनवायरनमेंट देते हैं, यानी उनको वहीं पे ग्रैब कर लेते हैं, और ड्यू टू ऑक्सीजन कंटेंट लो होने की वजह से उनके जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो चेक हो जाती है, वो वहीं रुक जाती है, और हमारी बॉडी जो होती है वो इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव हो जाती है अगेंस्ट द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो आप देख सकते हैं एक डिजीज़ दूसरे डिजीज़ को रोकने का रीज़न भी बन रही है। ठीक, अब कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया क्या है? देखिए, बीटा ग्लोबिन जीन जो होता है उसका DNA में जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है, अगर DNA के कंटेक्स्ट में बात की जाए, ये तो मैसेंजर RNA के बारे में लिखा हुआ है। मैसेंजर RNA के 6th पोजीशन का कोडॉन है, 6th का। ठीक है, ये भी हमारा 6th का होगा। तो अगर मान लीजिए DNA में इसका सीक्वेंस यूजुअली क्या होना चाहिए, CTC। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में मैसेंजर RNA बना जो कि GAG बना। अब मैसेंजर RNA किस अमीनो एसिड को कोड करेगा? ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा। ठीक है, और उससे जो हमारा HP है यानी हीमोग्लोबिन है, सॉल्यूशन के अंदर कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके से, ऐसा बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में हमारे RBCs के सेल्स रहेंगे। लेकिन जब यही इसमें हमारा CTC में, जब मैंने अभी बताया कि DNA रेप्लिकेशन होता है, DNA रेप्लिकेट करता है। क्यों? क्योंकि आगे जाके इसको फिर नया सेल बनाना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि CTC की जगह CA यानी कि T इज़ रिप्लेस्ड बाय A हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट में। तो ये हमारा देखिए, एक बेस दूसरे बेस से रिप्लेस हो गया, तो इसको हम कहते हैं बेस सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से GTG बन गया मैसेंजर RNA पे, और ये GTG ग्लूटामिक एसिड के बजाय ये वैलिन को कोड करने लगेगा, और इसकी वजह से हमारा इम्पैक्ट ब्लड में क्या पड़ेगा? जो RBCs थे, जो हमारे सिकल शेप्ड RBCs थे, ये इस तरीके से आके इनके जो पॉलीमर होते हैं लाइक दिस, ऐसे ऐसे आके ये क्रिस्टलाइन और स्टिकी होने की वजह से लॉन्ग पॉलीमर बना लेते हैं। और जब लॉन्ग पॉलीमर बनाते हैं तो इनका कुछ अटैचमेंट, इनका जो अरेंजमेंट और अटैचमेंट होता है, ऐसे होने की वजह से ये कुछ इस तरीके से शेप पकड़ लेते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये सिकलिंग हो रही है,
एक एक जो आरबीसी का शेप है वो क्या है, स्टिकी जिलेटिन जैसा फॉर्मेशन करने की वजह से वो लॉन्ग पॉलीमर बनाते हैं, ठीक, लॉन्ग पॉलीमर। और इसकी वजह से ये जो सेल्स होंगे लॉन्ग पॉलीमर, ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जबकि ये हमारा ऑक्सीजनेटेड है, एक साथ 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ये एक साथ 2 ऑक्सीजन को कैरी करेगा, 100%, 50%, ठीक है। अब इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए, जिनको ये होता है उनके में अप्रॉक्स 40 to 47 ईयर्स के लोगों में ये देखा जाता है, क्या, ईयर्स तक, जिसमें सीवियर पेन के एपिसोड्स होते हैं, जॉइंट्स पेन जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, फिर स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, दोनों तरीके के, ठीक है। अब देखिए इनकी जो मैंने शुरू में बोला था कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इसके क्रोमोसोम पेयर में होने की वजह से इसके 2 एलील होंगे, ठीक है, राइट दिस। अब ये भी जान लीजिए सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि इसको हम ऑटोजोमल रिसेसिव क्यों बोलते हैं। ऑटोजोमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाता है इसका जीन। तो क्रोमोसोम, जैसा कि हमको ह्यूमन कैरियोटाइप पता है कि मेल और फीमेल के अंदर ह्यूमन का कैरियोटाइप क्या है, 22 प्लस ऑटोजोम्स, 22 प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स और 22 हमारे ऑटोजोम्स होते हैं, जिसको हम सोमैटिक क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, प्लस XX इन द केस ऑफ फीमेल सेक्स क्रोमोसोम एंड XY इन द केस ऑफ मेल सेक्स क्रोमोसोम। तो 20 आउट ऑफ 22 ये 11th पोजीशन पे पाया जाता है, तो हो गया ना ऑटोजोमल, ठीक। अब हमको रिसेसिव क्यों बोलते हैं, रिसेसिव हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको डोमिनेंट होने के लिए इसका जो एलील की कंडीशन है वो होमोजाइगस होनी चाहिए। होमोजाइगस मीन्स, होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ कि एक एलील, लेट्स सपोज ये हो गया HBB, दूसरा एलील ये हो गया HBB। होमोजाइगस मतलब दोनों एलील सिकल सेल जीन को कैरी कर रहे हैं, सिकल सेल जीन के एलील को कैरी करेंगे, तो ये कंडीशन जब होगा तभी आपका सिकल सेल एनीमिया यानी डिजीज़ रिफ्लेक्ट होगा, उसके सिम्टम्स आएंगे। लेकिन अगर सिकल सेल ट्रेट है, ट्रेट मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो उस कंडीशन में आपका यूजुअली सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं अनलेस अनटिल बहुत ही सीवियर कंडीशंस ना हो जाए, एक्सट्रीम कंडीशंस ना हो जाए। तो देखिए HBBS ये दोनों हमारा होमोजाइगस कंडीशन है, तो ये क्या कॉज करेगा, सिकल सेल डिजीज़ कॉज करेगा, ठीक। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो ये बेसिकली सिकल सेल ट्रेट कॉज करेगा। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हम नॉर्मल लोगों में हो सकता है कोई सिकल सेल ट्रेट को कैरी कर रहा हो, बट ड्यू टू लैक ऑफ सिम्टम्स पूरी लाइफ टाइम में हमको सिम्टम्स कभी अपीयर हुए नहीं, तो हमें पता ही नहीं चला कि हमें कभी सिकल सेल ट्रेट भी हुआ है, क्योंकि ब्लड टेस्ट की भी नौबत नहीं है, कोई ऐसी डायग्नोसिस निकल के आई नहीं, ठीक है। अब इसमें होमोजाइगस कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो हम बार बार ऑक्सीजन लेंगे। देन फटीगनेस, थकान हो जाएगी, छोटी छोटी ह्यूज कंडीशंस में, हमारी फिजिकल कंडीशंस में हमें थकान फील करेंगे। लैक ऑफ HB, जॉन्डिस होगा। इन्फ्लेम्ड फिंगर्स हो जाएंगी, फिंगर्स सूज जाएंगी, क्यों, क्योंकि हर एक सेल्स को हमारे या टिश्यूज़ को हमारे ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। देन आपका डिलेड ग्रोथ होगी, ऑब्वियस सी बात है, और इसके लिए हम प्रोन टू मलेरिया हो जाएंगे, ठीक। जबकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, मैंने अभी बताया, एक्सट्रीम कंडीशन, सीवियर कंडीशंस लाइक हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जा रहे हैं तो हमको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वहाँ लो है, ठीक। तो ये 2 स्पेशल कंडीशंस है। अच्छा देखिए इसमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं मैंने। पहली बात तो ये कि स्प्लीन जो हमारी बॉडी का मेजर ऑर्गन है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहा जाता है। जितने RBC हमारी बॉडी में डेड होते हैं आफ्टर एवरी 120 डेज, वो यहाँ स्प्लीन में आके सारे के सारे बरीड कर दिए जाते हैं। और दूसरा है हमारा बोन मैरो, जहाँ RBC फॉर्म होता है। तो ये 2 ऑर्गन भी
इन दो ऑर्गन्स के ऊपर भी खतरा है रहता है, ये डैमेज होते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम भी है कि ऑर्गन डैमेज होता है। एंड धीरे धीरे शुरुआत यहीं से होती है। इट लीड्स टू गो टूवर्ड्स द ब्रेन, हार्ट, लंग्स, मेजर ऑर्गन की तरफ। तो स्प्लीन को क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या है कि जब एवरी आफ्टर 15 डेज स्प्लीन आपका आरबीसीज को आप सोच सकते हैं कि हाँ, हर 15 से 20 दिन बाद ह्यूज मात्रा में आरबीसी आ रही है स्प्लीन के अंदर, तो वो कहाँ उनको बरी करेगा? क्योंकि एक जो कंटिन्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है। तो स्प्लीन के ऊपर भी उनको बरी करने का एक ओवरलोड क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से स्प्लीन की जो इम्यून सिस्टम है वो वीक पड़ जाएगी। ठीक, और वो इट्स लाइक समझ सकते हैं शमशान घाट के अंदर अगर ज़रूरत से ज़्यादा बियॉन्ड कैपेसिटी के बाद अगर बॉडी जाने लगी तो एक ओवरलोड उनके ऊपर क्रिएट होता है। तो सारा कुछ सिस्टम जो होता है वो एकदम ट्रैश होना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ स्प्लीन को भी समझ सकते हैं। जब ओवरलोडेड बॉडीज़ जा रही हैं आरबीसीज की, तो वो उनको प्रॉपर तरीके से उनका एक बरी जो होता है नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक लोड पड़ता है और वो इम्यूनोलॉजिकली वीक होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये रीज़न बना कि किस तरीके से स्प्लीन डैमेज होगा। दूसरा है हमारा बोन मैरो। बोन मैरो जो होता है वो आरबीसी जो बोन के अंदर का सॉफ्ट पार्ट होता है, सॉफ्ट बोन टिश्यू पार्ट होता है, उसके अंदर हमारे ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। जब 15 से 20 दिन बाद ही आपके बोन मैरो के ऊपर फ्रीक्वेंट सिंथेसिस का एक प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होती हैं, बोन्स जो होती हैं वो हमारी स्वेल करने लगती हैं और वीक हो जाती हैं और लॉन्ग हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में और ज़्यादा सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि होमोजाइगस जो स्टेज होती है वो लेस फिट होती है एनवायरनमेंट में देन हेट्रोजाइगस। अब साइंस ऑफ डिजीज़ क्या कहती है? साइंस ऑफ डिजीज़ ये कहती है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या अपीयर होते हैं। ऑर्गन डैमेज, अभी मैंने आपको बताया कि स्प्लीन और बोन मैरो डैमेज होगा, उसके बाद धीरे 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 करते करते आपके मेजर वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। आई ब्लाइंडनेस होना शुरू हो जाती है। तीसरा हमारा किडनी का रीनल फेल्योर होने लगता है धीरे धीरे, एक एक न्यूरॉन, क्योंकि वही बात है कि रीनल आर्टरी ब्लड लेके जा रही है, लेकिन जब ब्लड में ऑक्सीजन ही नहीं है तो वहाँ सारे फंक्शन कैसे होंगे? तो रीनल ब्लड फेल्योर। बोन एवैस्कुलर नेक्रोसिस होने लगती है। मीन्स क्या है कि बोन धीरे धीरे हमारा डैमेज होने लगते हैं। ठीक, बोन टिश्यू। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन को जब सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं मिल रही है तो ब्रेन पे एक पेन एपिसोड, स्ट्रोक एपिसोड्स आएंगे धीरे धीरे करके। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट एज वी ऑल नो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है। दैट इज़ वेरी सिक्योर ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद हमारा आता है प्रोफाइलेक्टिक, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन। टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगेंस्ट ऑल द अदर डिजीज़, क्योंकि इसने हमारी बॉडी को ऑलरेडी वीक कर दिया है, तो उसके अगेंस्ट में हमको और भी बहुत सारी वैक्सीनेशंस लेनी ज़रूरी है। पेन का मेडिकेशन लेते हैं हम। एक यहाँ मैंने ऐड किया है आपका ड्यू टू ड्रग्स टू प्रमोट द एफ हीमोग्लोबिन। ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी अभी। पीरियोडिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पीरियोडिकली छोटे छोटे टाइम पीरियड पे ब्लड को चेंज किया जाता है। जो लास्ट है हमारा एफ हीमोग्लोबिन। एफ हीमोग्लोबिन का यहाँ मतलब है फीटस हीमोग्लोबिन। फीटस हीमोग्लोबिन का बेसिकली मतलब क्या है? देखिए, अगर जो है बच्चा सिकल सेल डिजीज्ड है, यानी कि उसके पास क्या होना चाहिए? 2 अल्फा चेन होना चाहिए, 2 बीटा चेन होनी चाहिए। अल्फा चेन एंड बीटा चेन, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन फीटस की बात की गई है। फीटस मतलब बिफोर 6 मंथ, बिफोर 6 मंथ, यानी कि एक बार 6 मंथ के बाद उसके बॉडी में भी धीरे धीरे सिकल सेल डिजीज़ के सिम्टम्स आने लगते हैं, लेकिन उसके पहले नहीं आते, इवन दो उसका जीन म्यूटेट हो चुका है। रीज़न बिहाइंड क्या है कि 6 मंथ के अंदर अंदर फीटस की बॉडी में जो होता है बीटा चेन जो होता है वो नहीं बनता है, उसकी जगह पे 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन बनते हैं। ये 2 अल्फा चेन हो गए एंड 2 गामा चेन बनते हैं, और जिसकी वजह से इसकी बॉडी में 6 मंथ तक सर्वाइवरशिप होती है। उसके बाद धीरे धीरे जब 6 मंथ के बाद आपका जब बीटा चेन फॉर्म होना शुरू हो जाता है तो ये गामा चेन जो होते हैं वो धीरे बॉडी से डिसअपीयर हो जाते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं बीटा चेन।
जिसकी वजह से सिकल सेल डिजीज्ड हो जाता है। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसी ड्रग्स को तैयार करना है, बनाना है जो फीटल हीमोग्लोबिन को प्रमोट करे, यानी बिफोर 6 मंथ हमारी जो बॉडी में, फीटस की बॉडी में जो इस तरीके की हीमोग्लोबिन होती है जिसमें अल्फा और गामा चेन है, उसको प्रमोट करना शुरू करे, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो हमारी बढ़ जाती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया। प्लीज़, अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो में थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।